हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ओवर एलोकेशन के बारे में। ओवर एलोकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें मजा बहुत आता है बट सजा भी बड़ी भयानक मिलती है। मजा क्यों आता है? मजा इसलिए आता है क्योंकि अब मार्केट चल रही है, आपके सेक्टर चल रहे हैं, आपके स्टॉक्स चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी रैली देखने को मिलती है, राइट। बट सजा क्यों मिलती है या मजा कब होता है जो खत्म हो जाता है? जब उसी सेक्टर या स्टॉक में करेक्शन चालू हो जाती है। तो इसकी चर्चा थोड़ी डेप्थ में करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओवर एलोकेशन से मेरा यहां पे सबसे पहली बात क्या मतलब है? ओवर एलोकेशन से मेरा मतलब यह है कि आप एक एलोकेशन ऐसी बना लें किसी भी एक एसेट की। तो यहां पे हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, इक्विटीज की बात कर रहे हैं। तो इक्विटी में कोई एक शेयर आप मान लीजिए इतनी बड़ी एलोकेशन में खरीद लें, एक सेक्टर में इतनी बड़ी एलोकेशन कर दें कि जब अगर उसमें कोई करेक्शन आती है तो वो पूरे पोर्टफोलियो को ड्रैग कर दे, राइट। ऐसा नहीं है कि उस सेक्टर में ही करेक्शन आ रही है तो वो डैमेज लिमिटेड है, नहीं, वो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को अफेक्ट करना शुरू कर दे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ओवर एलोकेशन हो जाती है ना हमारी, उसको हम कंट्रोल में रखें। एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हमारा मेन काम यही होता है कि हम आपकी एलोकेशंस ठीक करा रहे होते हैं। कभी कभी क्लाइंट्स को पसंद नहीं आ रहा होता, राइट। जब आईटी में रैली चल रही थी तो आई एम प्रीटी श्योर काफी क्लाइंट्स को लगता होगा कि जतिन आईटी की एलोकेशन क्यों कट कराता रहता है, क्यों आईटी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ा रहे, जबकि हमें दिख रहा है कि टेक इज द फ्यूचर, टेक तो हर चीज में ही आ रहा है, सब कुछ है। बट वो जब आपके एक्सेंचर के नंबर्स आए, उसके बाद से हमने जो बिग आईटी में करेक्शन देखी है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको पता चल जाता है कि क्यों सेक्टोरल एलोकेशन ठीक रखनी जरूरी है। केमिकल कंपनीज सबको बहुत ज्यादा पसंद है। रिसेंटली केमिकल कंपनीज एक्सेप्ट फॉर मे बी अ फ्यू, नियोजन आई थिंक हैजंट करेक्टेड, फाइन ऑर्गेनिक्स नहीं गिरा है, क्लीन साइंस मेरे ख्याल से नहीं गिरा है। इनके सिवाय हम देखें इन जनरल विनती आई थिंक नहीं गिरा है। इन जनरल आप देखोगे केमिकल कंपनीज बिल्कुल अच्छे से टॉप मारा और एकदम क्रैश कर गई। तो जो क्रैश हुआ, कोलैप्स हुआ, वो आपके पोर्टफोलियो को डैमेज ही तभी करेगा जब आप 20, 25, 30% एलोकेशन लेके बैठे हुए केमिकल कंपनीज में, हो सकता है 50-60% लेके बैठे हो, राइट। अब जैसे पिछले 1.5-2 साल से बैंकिंग के स्टॉक्स नहीं चले हैं एक्सेप्ट फॉर मे बी आईसीआईसीआई बैंक विच हैज डन रियली वेल। आप देखोगे इन जनरल बैंकिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं है एज कंपेयर टू निफ्टी और एज कंपेयर टू योर इन जनरल पोर्टफोलियो एज वेल। तो अगर आपको दिख रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में परफॉर्मेंस नहीं है और वहां पे आपने ओवर एलोकेशन कर रखी है, तो वहां पे आपको बहुत बड़ी बीटिंग लगेगी, राइट। आप तो हैरान रह जाओगे कि मार्केट इतना बढ़ रहा है यार, मेरा पोर्टफोलियो तो बढ़ ही नहीं रहा। बट ऐसा होगा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपने ओवर एलोकेशन करी है। सो अब बात करते हैं कि करेक्ट एलोकेशन क्या है या राइट एलोकेशन क्या है। सो ओवर एलोकेशन तो आई एम प्रीटी श्योर आप सबको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब करेक्ट एलोकेशन क्या हुई? मैं नॉर्मली सेक्टोरल एलोकेशंस भी कंट्रोल में रखता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि एक सेक्टर 40-50% हो जाए पोर्टफोलियो का, मैक्सिमम भी स्ट्रेचेड टू इज 25%, बट नॉर्मली हम देखते हैं कि 15% के अराउंड तक सेक्टोरल एलोकेशंस हम कंट्रोल में रखते हैं। अब इतने सारे सेक्टर्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती कि हम नई कंपनी नहीं ढूंढ पा रहे, नए सेक्टर नहीं ढूंढ पा रहे इन्वेस्ट करने के लिए। एक चीज और है कि मैं पर्सनली कंपनीज 10% के ऊपर नहीं रखता पोर्टफोलियो में। लेटर से कोई 10 की 12 हो गई तो मैं उसको ट्रिम नहीं करता, बट मैं उसकी बाइंग कुछ टाइम के लिए रोक देता हूं। तो मैं बेचता क्यों नहीं हूं? क्योंकि हो सकता है वो मेरा नेक्स्ट मल्टी बैगर हो सकता है वो यहां से 10 गुना 100 गुना हो जाए, तो मैं शेयर्स क्यों बेचूंगा? अगर मुझे कंपनी पसंद है मैं शेयर्स कभी भी नहीं बेचूंगा। तो मैं कभी भी अपने जो बढ़ते हुए पेड़ हैं उनको नहीं काटता। और मैं तो हमेशा कहता हूं मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इफ यू वाटर द राइट प्लांट्स। हमेशा ध्यान रखना, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इफ यू वाटर द राइट प्लांट्स। तो जो आपके पौधे बढ़ रहे हैं, जो आपके पेड़ बन रहे हैं, जो आपका जंगल बना रहे हैं पौधे, रेन फॉरेस्ट बनेंगे, उनको आप बेच दो या उनको आप कट कर दो तो कोई सेंस नहीं बनती उस चीज की, राइट। तो मैं कभी भी ट्रिम वैसे नहीं करता, बट यस उस समय बाइंग थोड़ी कंट्रोल कर लेते हैं कि एलोकेशंस एकदम पोर्टफोलियो की ऑफ ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। इवन द बेस्ट ऑफ कंपनीज डू नॉट परफॉर्म फॉर ईयर्स एंड ईयर्स रनिंग। एग्जाम्पल आईटीसी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है 7-8 साल से। कुछ साल पहले तक रिलायंस नहीं चल रहा था आपका। तो इवन द बेस्ट ऑफ कंपनीज हैव अ हैबिट ऑफ नॉट परफॉर्मिंग फॉर ईयर्स टुगेदर, राइट। तो वो रिस्क हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एंड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मैं आपको बताऊं, रिस्क मैनेजमेंट इज आवर प्राइमरी जॉब। तो हमारा काम ही सबसे पहले ये होता है कि रिस्क मैनेज करते रहे, उसी चक्कर में हम एलोकेशंस वगैरह कंट्रोल में रखते हैं। सो 15% फॉर अ सेक्टर, 15 to 20 देख लेते हैं हम। कभी कभी कुछ सेक्टर्स बड़े मर्ज हो रहे होते हैं आपस में। 15 to 20 मैक्सिमम, 25 के ऊपर हम कभी भी नहीं गए किसी में भी।
राइट, एंड नॉर्मली 10% फॉर कंपनीज। तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, बट आपके लिए क्या कंफर्टेबल है वो सिर्फ आप जानते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही जानता है, राइट। आपकी रिस्क प्रोफाइल किस हिसाब से है, आप किस हिसाब से मार्केट्स में काम करना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप 13-14% कमाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बट आपको है कि नहीं मेरे को 20%, 25%, 30% की कंपाउंडिंग चाहिए, तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क और एफर्ट डालना पड़ता है, विच आई थिंक इज वर्थ द एफर्ट, बिकॉज 10% एक्स्ट्रा 25-30 साल 40 साल के लिए आ जाए अगर आपका, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आ जाएगा। कभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना, चाहे 10,000 रुपये पे करके देखना, आप हैरान रह जाओगे कि कितना ज़्यादा है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस एलोकेशंस में कंट्रोल रखना बहुत हेल्दी रहता है लंबे समय के लिए, स्पेशली अगर आप एक बड़े लेवल पे पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। अब एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है लेकिन आपके लिए, अगर आप खुद से एलोकेशन देखना चाह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि जो सेक्टर्स या जो कंपनीज आपको समझ आती हैं उसके अंदर आप पहले इन्वेस्ट करें, उसके अंदर ही पहले ट्रेड करें, उसके अंदर ही पहले आप एलोकेशन देने की सोचें। अगर आपको कोई कंपनी या कोई सेक्टर नहीं समझ आता तो फिर आप उसको अवॉइड करके चल सकते हैं, उसके अंदर जबरदस्ती ज्यादा बाइंग ना करें। मैं पर्सनली एक प्लेफुल पोर्टफोलियो बना के चलता हूं जिससे मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट प्ले करता हूं, फोमो में प्ले करता हूं, राइट। एंड वो मेरे रिसेंट एलोकेशन या रिसेंट रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से 5% है पोर्टफोलियो का, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगली वीडियो में कि प्लेफुल पोर्टफोलियो में मैं क्या क्या बाई करने की सोच रहा हूँ या मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, नेक्स्ट वीडियो रहेगी। बट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से वो 95% आपके पास बचता है, 90% आपके पास बचता है, 5-10%, 15% में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे हो, 90-80% भी बचता है, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डिसिप्लिन के साथ आप लेके चलें उसे, और हर जगह पे एलोकेशन जो चीज़ें आपको समझ आती हैं। अब ये हो सकता है कि आप कहो कि मुझे तो जतन सिर्फ FMCG ही समझ आता है, तो FMCG ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट FMCG में फिर कम से कम ट्राई करो 8 से 10 कंपनीज उठाने की, कि कम से कम कंपनी रिस्क रिड्यूस कर सके। अगर सेक्टर रिस्क रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो किसी ना किसी बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। अब ये भी कह सकते हो जतिन, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव ओनली वन कंपनी। बिलियनर्स जो हैं आपके वो एक ही कंपनी से बने हैं, बट वो एक कंपनी उनकी खुद की थी, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे वो दूसरों की कंपनी में। ये चीज़ ध्यान रखना, मिस्टर बफेट इज प्रोबेबली दी ओनली बिलियनर इन्वेस्टर उस लेवल पे जिन्होंने मल्टीपल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके ही पैसा बढ़ाया है। तो इन्वेस्टर्स नॉर्मली इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचते। आपके जो स्पेशली अभी जो आपको वैल्यूएशंस वगैरह देखने को मिल रही हैं वो आपको फाउंडर्स की ही वैल्यू या वर्थ देखने को मिल रही है इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई, वो इसीलिए है क्योंकि उनका वो खुद का बिजनेस है। तो उस भ्रम में मत रह जाना कि कि रिचेस्ट पीपल हैव ओनली वन कंपनी, सो आई विल बेट ऑन ओनली वन कंपनी। उस एक कंपनी पे आप तभी बेट करो जब वो कंपनी आपकी खुद की हो, ना कि जब वो किसी और की कंपनी है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्ट कर रहे हो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। कुछ लोग होते हैं 50, 60, 70, 80, 90 स्टॉक्स भी खरीद लेते हैं, मैं उस कैंप में नहीं हूँ, 30 के ऊपर मैं कभी भी नहीं जाता, राइट। बट वो आपको देखना है आपको क्या सूट करता है, आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, यहाँ पे पैसा कमा रहे हो तो सब चीज़ सही है। एथिकली कमाओ, मेहनत से कमाओ, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेके कमाओ, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, राइट। सो आपको देखना आपके लिए क्या वर्क करता है। मेरे लिए जो वर्क करता है, जब मुझे दिक्कत लगती है ओवर एलोकेशन के साथ, वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो सज़ा मिल सकती है ओवर एलोकेशन की वो हम सब ने देखी है रिसेंटली। अगर आपके पास किसी भी सेक्टर में आप हैवी रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा जब फॉल आता है तो कितनी बुरी तरीके से हालत खराब होती है। अब कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो स्मॉल कैप की ओर बहुत ज़्यादा वेटेज लेके चल रहे होते हैं, तो वो सेक्टर नहीं है, राइट, वो कंपनी नहीं है, बट वो एक मार्केट कैप की ओर बहुत ज्यादा वेटेज लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या मार्केट कैप के हिसाब से भी एलोकेशंस कंट्रोल में रखनी चाहिए? मैं उस कैंप में बिल्कुल भी नहीं हूं। कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं 50% लार्ज कैप, 30 मिड कैप, 20 स्मॉल कैप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मेरे लिए कभी भी वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का रिस्क मटेरियलाइज नहीं हुआ है। अगर कंपनी की अर्निंग्स आ रही होती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, कंपनी आपकी कंपाउंड कर रही होती है। बट येस, अगर कंपनी ही कंपाउंड नहीं कर रही क्योंकि अर्निंग्स नहीं आ रही हैं तो फिर तो वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हमने देखी है नॉन परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइस टूटते हुए भी हमने इतनी बुरी तरह देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दैट वी हैव सीन, सो दैट इज नॉट माई कंसर्न,
राइट। सो गाइस दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन ओवर एलोकेशन, क्यों नहीं करनी चाहिए आपको, तो एक छोटी सी वीडियो मैंने कहा बना दूं आप सबके लिए। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपके लिए प्लेफुल पोर्टफोलियो के ऊपर एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, तो उसको ज़रूर देखिएगा एंड उससे होपफुली आपको गाइडेंस मिलेगी कि मैं फोमो किस तरीके से प्ले कर रहा हूँ इस समय एंड व्हाट ऑल आई एम बाइंग। तो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैं क्या खरीद रहा हूँ इस समय फोमो के लिए, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे रिसर्च कंप्लीट नहीं होती, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वहाँ पे, एंड 5% एलोकेशन पोर्टफोलियो की वहाँ पे जा रही है। बहुत छोटी एलोकेशन है, मेरे पोर्टफोलियो में डेंट नहीं आएगा, बट अगर मुझे कभी लगता है कि वो इंप्रूव हो रहा है, उसके अंदर रिटर्न्स अच्छी आ रही हैं, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे बाइंग बढ़ाने की सोच सकते हैं और उसको कोर पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज़ेल्फमॉक के साथ किया था। बट ये सब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।